क्वेश्चन तो क्लियर है. सोर्स ऑफ लाइट इज हंग a meter directly above a straight horizontal path on which a man b meter in height is walking. How fast is the shadow lengthening when he is walking away from the light at the rate c meter per second? पहले फटाफट जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसको डायग्रामेटिकली समझो, ज्योमेट्रिकली इंटरप्रेट करो. बी सी बाय माइनस बी। हम्म. यहाँ पर सोर्स ऑफ लाइट है, मान लो एस. इसका हाइट फ्रॉम द ग्राउंड इज ए. हियर सपोज देयर इज अ मैन एंड इनका हाइट कितना दिया हुआ जी? बी. एंड ही इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट और टुवर्ड्स. अवे। अभी तो उसका जो शेप, उसका शैडो का लेंथ की बात कर रहे हैं. तो सिचुएशन कुछ ऐसे होगी कि ये उसकी शैडो होगी, ये शैडो फॉर्म होगी उसकी. सपोज करो ये शैडो वाई है, लेंथ ऑफ शैडो इज वाई. एंड इफ दिस गाय इज वॉकिंग दिस साइड, सो उसका वॉक करने का जो स्पीड है वो एक्चुअली ये लेंथ को चेंज होने का स्पीड है. सपोज करो ये एक्स है, तो एक्स का चेंज होने का रेट कितना है? डी एक्स बाई डी टी. और वो क्या दिया हुआ है? सी मीटर। इट इज गिवन एज सी मीटर पर सेकेंड. और y का रेट ऑफ चेंज पूछा जा रहा है, डी वाई बाई डी टी आपसे पूछा जा रहा है. ये जो हमने काम किया है, दिस इज कॉल्ड जस्ट इंटरप्रेटिंग द सिचुएशन. सिचुएशन को आपने इंटरप्रेट कर लिया कि अच्छा ये सिचुएशन है. अब इसके बाद क्या करना है? बस एक्स और वाई को रिलेट करना, आंसर आ जाएगा. वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स क्या आ रहा है? तो वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स आप कोरिलेट कर सकते हो यूजिंग सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल. आई होप यू कैन सी फ्रॉम हियर, है ना? ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर है. अगर आप नेम करना चाहो तो यहाँ पर आप ए लिख सकते हो, यहाँ पर आप बी लिख सकते हो, यहाँ पर आप सी लिख सकते हो, यहाँ पर डी लिख सकते हो, ऐसा. तो कौन से दो ट्राइंगल की सिमिलरिटी यूज कर ले हम? ए बी एस एंड डी सी बी. क्या आ रहा है सिमिलरिटी से? व्हाट इज दिस लेंथ? ए एस अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए बी अपॉन सी डी। ए बी अपॉन सी डी. और हमें सी डी की बात करनी है, तो आई वुड सिंपली से दैट सी डी इज इक्वल टू ए बी प्रोडक्ट बी डी बाई एस. And therefore y is equal to ab is nothing but x, and bd is how much? B. As is what? A minus b and into x. तो इट्स अ डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है. तो जिस रेट से
एक्स चेंज करेगा, उसी के इस मल्टीपल की कॉरेस्पॉन्डिंग वाई चेंज करेगा। तो डी वाई बाई डी टी इज स्ट्रेट अवे बी ओवर ए माइनस बी प्रोडक्ट डी एक्स बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी आपको दिया हुआ है तो क्वेश्चन खत्म हो गया। बी सी अपॉन ए। मतलब जो फर्स्ट लाइन में हम लोगों ने बात किया ना, वही चीज आपको दिमाग में रखनी है कि एक्स का रेट ऑफ चेंज दिया हुआ, वाई का निकालना है, तो वाई को एक्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करो, फिर डिफरेंशिएट करो। गो अहेड। सो दिस वाज अबाउट दी सम प्रॉब्लम्स ऑन रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज पे प्रॉब्लम जेई में बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं पूछी जाती। पहले बहुत पूछी जाती थी, अभी उतनी फ्रीक्वेंट नहीं है, बट वी कैन एक्सपेक्ट एक अच्छी प्रॉब्लम कभी भी पूछी जा सकती है, क्रिएट करी जा सकती है। तो कीप ऑन एक्सप्लोरिंग। आगे चलते हैं, एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन की थोड़ी सी बात करते हैं। व्हाट इज एरर? सो फर्स्ट बिफोर आई स्पीक एनीथिंग, थोड़ा सा आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि इन योर ओपिनियन हाउ डू यू सी एरर? व्हाट इज एरर? एरर क्या है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? फटाफट अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए भाई, कि अब जब एरर वर्ड आपके सामने आता है तो आपको क्या स्ट्राइक करता है? मिस्टेक। एरर एंड मिस्टेक, ये दो अलग अलग बातें नहीं, या बिल्कुल सेम है दोनों? मिस्टेक मतलब है मिसटेक, टेकिंग समथिंग रॉन्गली, नोटिसिंग समथिंग रॉन्गली, मिस्टेक। दोनों ही सिनोनिमसली एक दूसरे को रिप्रेजेंट करते हैं, बट थोड़ा सा जब हम मिस्टेक की बात करते हैं तो आपको थोड़ा फील हो रहा होगा कि मिस्टेक में वी टॉक ऑफ ह्यूमन एरर आर सम कॉन्शियस बीइंग्स एरर। जैसे आप बोलते हो ना, मेरे से गलती हो गई, तो ह्यूमन ऑब्जर्वेशन से उसको ज्यादा कोरिलेट करते हैं। और जब हम एरर की बात करते हैं, हाँ, रॉन्ग जजमेंट बोल सकते हैं। जजमेंट कौन लेता है? जजमेंट तो एक कॉन्शियस बीइंग ही ले सकता है ना, एक कोई कॉन्शियस पर्सनालिटी ही जजमेंट ले सकती है। जब हम एरर की बात करते हैं तो एरर जो है वो मशीन्ड मिस्टेक। यहाँ पर एरर में हम मशीन की मिस्टेक की बात कर रहे हैं, कोई एक इंस्ट्रूमेंट है उसके मिस्टेक की बात करते हैं। अब मशीन्स मिस्टेक को मिस्टेक नहीं बोलना चाहिए, वो ऑब्जर्वेशन में एक जजमेंटल इश्यू है जो मशीन कमिट करती है। तो जनरली ये बात आपको मेच्योर तरीके से समझनी है कि एक जगह जो है हम ह्यूमन मिस्टेक की बात करें, ह्यूमन एरर की बात करें, दूसरी जगह मशीन एरर की बात कर रहे हैं। और एरर अपने आप में इंपॉर्टेंट है ही नहीं। एरर इज नॉट इंपॉर्टेंट एक्चुअली। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज रिलेटिव एरर। जैसे मैं आपको बोलूं कि ठीक है, आपको एक बॉक्स बनाना है, और वो बॉक्स का साइज है 5 सेंटीमीटर बाई 3 सेंटीमीटर का बॉक्स बनाना है। कंटेनर कोई बनाना है जिसका डायमेंशन है 5 3, और हाइट कुछ है फिक्स्ड, ठीक है। और मैंने आपको दिया 5 बाई 3 का बॉक्स कैलकुलेट करना है, डायमेंशन उसका, क्रॉस सेक्शन। और आपने 5 बाई 3 के बजाय 5 बाई 2 बना दिया, या 4 बाई 3 बना दिया। कितना एरर किया आपने? आपने लेंथ में एरर कमिट करी। कितने की? 1 यूनिट की। डेल्टा एल जो आपने किया, 1 यूनिट का एरर कमिट कर दिया। और मान लो वो यूनिट है सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर की एरर कर दिया। अब मैंने बोला कि अच्छा ठीक है, आप एक रोड कंस्ट्रक्ट करो, और ये रोड है 200 मीटर्स का। और आपने 200 मीटर की रोड कंस्ट्रक्ट करने के बजाय, ये तो आपको टास्क दिया था करने के लिए, और आपने 200 + 1 सेंटीमीटर का रोड कंस्ट्रक्ट कर दिया। क्या किया आपने? कितना रोड कंस्ट्रक्ट किया? 200 मीटर
प्लस 1 सेंटीमीटर बड़ा रोड कंस्ट्रक्ट कर दिया। यहां पर भी एरर उतनी है, यहां पर भी डेल्टा एल क्या है, 1 सेंटीमीटर है। क्यों भाई बताओ? ये दोनों में एरर के पॉइंट ऑफ व्यू से जाओ तो विच एरर इज सब्सटैंशियल एंड विच कैन बी इजिली इग्नोर्ड? वन can't be ignored. तो यहां पर अगर आपने 200 मीटर की बजाय 200 + 1 सेंटीमीटर कर दिया या 200 + 10 सेंटीमीटर भी कर दिया, हार्डली मैटर्स, यू डोंट माइंड इट प्रैक्टिकली स्पीकिंग। बट हियर अगर आपने वही 1 सेंटीमीटर की एरर यहां पर करी तो वो इतनी सिग्निफिकेंट हो सकती है कि ये पूरा प्रोडक्ट क्या हो जाए, रिजेक्ट हो जाए। 200 मीटर की रोड बना रहे हो और 200 मीटर + 1 सेंटीमीटर की बना दिया, तो कोई इंजीनियर आकर के बोलेगा कि नहीं भाई, ये रोड हम नहीं कंसिडर करते, ले जाओ, बेकार हो गई। बट अगर 5x3 का बॉक्स बनाना था और आपने 4x3 का बॉक्स बना दिया, तो हो सकता है कि जो जो ऑब्जेक्ट उसके अंदर में डाला जाए वो फिट ही नहीं होती है, पूरा पूरा कंसाइनमेंट आपका रिजेक्ट हो जाएगा। दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इन इंजीनियर्स पर्सपेक्टिव, कि मैथमेटिक्स का जो एप्लीकेशन है उसमें एरर का क्या क्या कंट्रीब्यूशन है और एरर का कितनी इंपॉर्टेंस है। एरर की इंपॉर्टेंस नहीं है, तो यहां पर हम दो एरर्स की बात कर रहे हैं इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में। बिना बताए हुए मैंने दो तरह की एरर की बात करी है। एक को बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर और दूसरे को बोलते हैं रिलेटिव एरर। एब्सोल्यूट एरर शायद आपको समझ में आ गया होगा कि एब्सोल्यूट एरर यहां पर क्या था, और रिलेटिव एरर भी आप वहां से फिगर आउट कर सकते हैं। व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर? तो ये 1 सेंटीमीटर जो था वो क्या था, एब्सोल्यूट एरर था। डेल्टा एल जो है ये एब्सोल्यूट एरर है। और रिलेटिव एरर क्या हुआ वो भी आपको समझ आ गया कि रिलेटिव एरर में हम एब्सोल्यूट एरर नहीं, हम जानना चाह रहे हैं कि वो जो एरर आपने कमिट करी वो कितने मेजरमेंट के लिए कमिट करी, कितने मेजरमेंट के अगेंस्ट में कमिट करी। तो यहां पर अगर मैं बोलूं कि रिलेटिव एरर क्या है, तो आप बोलेंगे 5 यूनिट का हमें बनाना था और 1 यूनिट हमने कम कर दिया, तो डेल्टा एल हमारा 1 है। और कितने के अगेंस्ट में किया, 5 का किया। तो ये है डेल्टा एल बाई एल, ये रेशियो है। रेशियो ऑफ द एब्सोल्यूट एरर इज टू टोटल टोटल डायमेंशन। और यहां पर वो एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगी जरा बताओ तो? यहां पर अगर डेल्टा एल बाई एल की बात करोगे तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग आएगा, 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 200 इंटू 10⁻²। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. तो दिस इज द रीजन व्हाई आई एम इग्नोरिंग दिस एरर। व्हाई? बिकॉज इट इज वेरी वेरी मिनियल, वेरी स्मॉल। हाफ इंटू 10⁻⁻⁴। तो आप समझते हैं ये कितना है, रिलेटिव एरर है 0.00, बोलो, 0.05 ऐसा कुछ आ रहा है। Yes, sir. तो ये इतना छोटा है, और वेर एर इसको कैलकुलेट कर रहे हो 1/5, तो ये इट इज सब्सटेंशियली लार्ज। 1/5 कितना होता है, 0.2। तो ये 0.2 है, इस वजह से ये सिग्निफिकेंट हो गया, और ये 0.00005 है इसलिए ये इनसिग्निफिकेंट है। तो रिलेटिव एरर इंपॉर्टेंट है, एब्सोल्यूट एरर नहीं। तो अब हम फटाफट जल्दी से डिफाइन कर देते हैं व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर। लिख दीजिए व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर। इट इज डेविएशन, इट इज डेविएशन फ्रॉम, या डेविएशन ऑफ लिख दो, ऑफ मेजर्ड वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम फ्रॉम इट्स फ्रॉम इट्स एक्चुअल वैल्यू। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक्चुअल वैल्यू इज समथिंग विच इज नॉट नोन टू एनीबडी। मैंने कुछ स्टेटमेंट दिया, हाउ मेनी ऑफ यू आर realizing this, that actual value is unknown? एक्चुअल वैल्यू एक मिस्ट्री है, एक धोखा है। जैसे अगर मैं बोलूं कि ये एक पेन है और इस पेन का लेंथ है 5 सेंटीमीटर,
अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं, और तो एक्चुअल वैल्यू क्या है, एक्चुअल लेंथ क्या है, आप बोलते हो 5 सेंटीमीटर। इट इज रॉन्ग। वाई दिस इज रॉन्ग? छोटा मोटा एरर होगा बीच में हमेशा। बिकॉज देयर ऑलवेज सम काइंड ऑफ एरर जिसकी वजह से उसका लेंथ थोड़ा बहुत वेरी करेगा। जस्ट इलैबोरेट इट, सब काइंड ऑफ एरर मतलब क्या? जब मैं बोलूंगा इसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर, तो जो द पर्सन हु इज सेइंग दैट लेंथ इज 5 सेंटीमीटर, उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा हाउ डिड यू मेजर? देन ही विल डेफिनेटली से दैट आई मेजर्ड बाय सम स्केल, कोई स्केल Thickness या। of scale may make a error. Due to thickness of scale, error may occur. हाँ, तो जिस किसी भी इंस्ट्रूमेंट से उसने वो मेजरमेंट लिया होगा, उस स्केल का लीस्ट काउंट होगा ना। अगर उसका लीस्ट काउंट 1 सेंटीमीटर है, या सॉरी 1 मिलीमीटर है, तो प्लस माइनस 1 मिलीमीटर की एरर तो उसकी हुई होगी। अगर उसका लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर है, तो प्लस माइनस 0.1 मिलीमीटर की एरर हुई होगी। तो वो डिपेंड करता है कि उसने चाहे, जैसे हो सकता है उसने माइक्रोस्कोप से, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से मेजर किया हो, तो भी तो उसका कुछ ना कुछ लीस्ट काउंट होगा, उसकी लिमिटेशन होगी। तो उतनी एरर तो कमिट हो ही रही है। बट ट्रू, इसका मतलब है कि ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू अपने आप में क्या है, एक आइडियल, एक हाइपोथिकेशन है, एक इमेजिनेशन है, कि इस पेन के लेफ्ट मोस्ट टर्मिनल का जो एटॉम है, उसका जो लेफ्ट मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, उसका मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ है, अगर फिजिकली सोचो तो। ऐसे ही राइट टर्मिनल का, और उसका जो मीन पाथ है, वो भी इलेक्ट्रॉन भी पल्सेट कर रहा है, तो उसका मीन पॉइंट पोजीशन जो है, वो मीन पोजीशन से मीन पोजीशन की वैल्यू है, एकदम ट्रू फिजिकल सेंस में बात करो तो विच इज डेफिनेटली समथिंग विच इज नॉट नोन टू अस। इसलिए बोलते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू या एब्सोल्यूट एरर मेरे लिए क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू अपने आप में क्वेश्चनेबल है। अब आते हैं डेविएशन मतलब क्या। मान लो कि एक्चुअल वैल्यू सपोज करो एल है। इफ एल इज द एक्चुअल वैल्यू, एल भी माइंड नहीं करते, एक्स कर देते मान लो। अगर एक्स एक्चुअल वैल्यू है, ये हाइपोथेटिकल है ना, एक्स एक्चुअल वैल्यू है, और डेल्टा एक्स आपने मेजर क्या किया, एक्स प्लस डेल्टा एक्स जो है तुम्हारा मेजर्ड वैल्यू है। आपने ये मेजर किया, तो मेजर्ड वैल्यू आपको पता होगी हमेशा। तो व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर साहब? तो डेल्टा एक्स इज एब्सोल्यूट एरर। ये बात सबको समझ में आ रही है? क्योंकि ये देखो, इसका ज्यादा इस्तेमाल आपको फिजिक्स में होगा, केमिस्ट्री में होगा, लैब में होगा। और इसको थोड़ा सा समझ लोगे तो मैथमेटिक्स में एरर आगे चल करके बहुत यूज होगी स्टेटिस्टिकल ऑब्जर्वेशंस में। तो वहां पर आपको हेल्प मिलेगी, स्पेशली इन इंजीनियरिंग। अभी तो बस जब उसका बेसिक्स क्रिएट कर रहे हो आप, आगे आओ। रिलेटिव एरर क्या है? व्हाट इज रिलेटिव एरर? लिख दो फटाफट, रिलेटिव एरर क्या है, राइट इट डाउन। आप खुद बताओ, रिलेटिव एरर कैसे डिफाइन करें? इट इज अ रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर and actual value. टू टू व्हाट? होना तो चाहिए एक्चुअल वैल्यू, बिल्कुल सही बात है, प्रैक्टिकली स्पीकिंग एक्चुअल वैल्यू होना चाहिए। बट अभी हम लोग यही बात कर रहे थे कि एक्चुअल वैल्यू तो पता ही नहीं है। टू द मेजर्ड वैल्यू, टू द मेजर्ड वैल्यू। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पर हम लोग मैथमेटिक्स की बजाय थोड़ी इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं। मतलब एक्चुअली आंसर तो एक्चुअल वैल्यू होना चाहिए, तो जो रिलेटिव एरर है वो होनी चाहिए डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। But we are considering this to be approximately delta x upon x plus delta x. Assuming that, ये करते समय हम एक एजम्पशन ले रहे हैं कि एजम्पशन क्या है? एजम्पशन दैट डेल्टा एक्स इज रिलेटिवली स्मॉल।
तो अगर डेल्टा एक्स रिलेटिवली कम है तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज नियरली इक्वल टू एक्स। तो इसलिए हम लोग एक्स के बजाय एक्स प्लस डेल्टा एक्स यूज कर लेते हैं। कायदे से हमें डेल्टा एक्स बाय एक्स ही चाहिए, बट हम डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल्टा एक्स यूज कर सकते हैं इन दो सर्कमस्टांसेस। यहां बात समझ में आ गया? यस सर। ब- तो प्रैक्टिकल सेंस में ये जो हमने बात करी ना, ये प्रैक्टिकली बात होगी। और यहां लेफ्ट में जो लिखा हुआ है ये थ्योरेटिकल डेफिनेशन है। अब इसके बाद में एक टर्म आप लिखेंगे, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या होगी? ये तो आपको पता ही है, परसेंटेज एरर में कुछ खास कुछ नहीं करते हैं। ये जो रिलेटिव एरर को ही 100 पे कन्वर्ट कर देते हैं ना। तो परसेंटेज एरर को क्या लिखेंगे, जल्दी बोलो। रिलेटिव परसेंटेज एरर भी बोल सकते हैं। इट इज इक्वल टू डेल्टा एक्स ओवर एक्स इंटू 100। ये रिलेटिव परसेंटेज एरर है, परसेंटेज एरर है। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टेक्नोलॉजी में है वो है मैक्सिमम प्रोबेबल एरर। तो एक टर्म वो भी डिफाइन कर दो, मैक्सिमम प्रोबेबल एरर। मैक्सिमम प्रोबेबल एरर क्या है वो डिफाइन करते हैं, फिर क्वेश्चन पे चलते हैं स्ट्रेट अवे। तो राइट डाउन मैक्सिमम प्रोबेबल एरर। मैक्सिमम प्रोबेबल एरर है कि सपोज करो, एक सिचुएशन छोटी सी ले लो। मैक्सिमम प्रोबेबल एरर, कितनी मैक्सिमम एरर एनकर हो सकती है? क्योंकि हमें उसी का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करना होता है, उसी को कंट्रोल करना होता है। जैसे मान लो एक छोटा सा वही वाला केस लेते हैं कि सपोज करो कि आप एक बॉक्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो और उसकी डायमेंशंस है एक्स वाई जेड। ऐसा कोई एक बॉक्स आप बना रहे हो ऑफ द डायमेंशन एक्स वाई जी। ठीक है जी। उसका वॉल्यूम क्या होगा? उसका वॉल्यूम क्या होगा? तो वॉल्यूम उसका होगा v इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई जी। क्योंकि एकदम सिंपल रेक्टेंगुलर बॉक्स बना रहे हैं तो ये हो जाएगा x इंटू वाई इंटू जेड। ये v हो गई। अब मान लो कि इसका लेंथ जो है उसको मेजर करने के लिए आप स्केल यूज कर रहे हैं जिसका लीस्ट काउंट है E1, EX बोल दो। और इसका जो विड्थ मेजर कर रहे हो उसके लिए आप एक स्केल यूज कर रहे हो जिसका लीस्ट काउंट है EY। और इसका हाइट मेजर करने के लिए जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो उसका लीस्ट काउंट है EZ। इसका मतलब क्या हुआ कि इन द मेजरमेंट ऑफ एक्स वी आर एंकरिंग द एरर व्हाट, डेल्टा एक्स एज प्लस माइनस EX। in the measurement of y we are incurring an error because of the instrument delta y, which is equal to plus minus EY. And in the measurement of z we are incurring delta z as plus minus EZ। ये बात भी आप समझ रहे हो होता क्या है कि आपकी एक स्केल होती है, वो स्केल पर ऐसा लीस्ट काउंट होता है, ऐसा ऐसे एक स्केल होती है। और जब आप मेजर करते हो तो एक्चुअली एक ये ऐसे रीड करते हो, ये रीडिंग जब ये उसका पॉइंटर को रीड करते हो तो वो रीडिंग एग्जैक्टली आप एक नंबर रीड करते हो यहां से। बट वो रीडिंग जो है वो एग्जैक्टली जरूरी नहीं कि इसी डिवीजन पर हो, वो डिवीजन दो डिवीजन के बीच में भी हो सकती है। तो उसमें कोई उसको फॉरवर्ड वाला डिवीजन कंसिडर कर सकता है और कोई ऑब्जर्वेशन में उसको प्रिसीडिंग वाला डिवीजन भी ले सकता है। ठीक है। तो उसका जो पोजीशन है वो हमेशा एक एक यूनिट या लीस्ट काउंट की पोजीशन से डेविएट हो सकती है। तो अगर उसने ज्यादा रीड कर लिया तो प्लस EX हुआ, अगर उस किसी ने प्रीसीडिंग वाला कर लिया तो माइनस EX हुआ। इसलिए हमेशा ये प्लस माइनस EX के फॉर्म में दिया जाएगा। इतनी बात आई थिंक आपको समझ में आ रही है, इट्स नॉट अ बिग डील, है ना? तो अब मेजरमेंट आपने किसका किया, एक्स का किया, वाई का किया, जेड का किया, लेकिन आपको पूछा जाएगा क्या कि एरर में वॉल्यूम में एरर क्या है। आपको डेल्टा V
बाई वी इंटू 100 चाहिए, तो आप क्या करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको? ठीक है, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये प्रोडक्ट फंक्शन है सपोज करो, तो हम क्या करेंगे इसको, हम इसको समेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो हम लॉग लेंगे, मान लो हमने लॉग ले लिया, लॉन वी क्या आ जाएगा, लॉन ऑफ एक्स प्लस लॉन ऑफ वाई प्लस लॉन ऑफ जेड। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड। तो लॉन वी का क्या होता है जी, 1/v dv। तो dv को मैं डेल्टा वी लिख रहा हूं, डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई प्लस डेल्टा जेड अपॉन जेड। एग्रीड or नॉट? बोलो। अब कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? नो सर। अगर किसी को लग रहा हो कि किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो मैं बोलूंगा किसी के रेस्पेक्ट में कर दो। आप v के रेस्पेक्ट में कर दो, x के रेस्पेक्ट में कर दो, उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि v के रेस्पेक्ट में करोगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर आ जाएगा डी डी वी ऑफ लॉन वी, तो 1/v आ जाएगा। तो ऐसे है, मान लो मैंने v के रेस्पेक्ट में किया था, अब मेरे को मिलेगा 1/v इज इक्वल टू 1/x इंटू डी एक्स बाई डी वी प्लस 1/y इंटू डी वाई बाई डी वी प्लस 1/z इंटू डी जेड बाई डी वी। और फिर डीवी से मल्टीप्लाई करो, यही चीज आ जाएगी। तो वो ये मटेरियल है कि आप किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट करें, इसलिए हमने बोला कि जस्ट डिफरेंशियल लिया। ठीक है, ये आ गया। अब ये रिलेटिव एरर के बीच में रिलेशन आया। अब मैं आपसे अगर बोलूं कि व्हाट इज द वैल्यू, ये वैल्यू क्या आ रही है, तो आप यहां पर क्या लिखोगे, इंटू 100 भी कर दो। चलो इंटू 100 किया तो क्या है, इंटू 100 किया था डेल्टा वी और वी इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा एक्स ओवर एक्स इंटू 100 प्लस डेल्टा वाई ओवर वाई इंटू 100 प्लस डेल्टा जेड ओवर जेड इंटू 100। ये परसेंटेज एरर्स आपको दी हुई हैं, है ना? ये जो दिया हुआ है यहां से कि इतना परसेंट की, ये परसेंटेज के फॉर्म में दी हुई है सारी एरर्स, एब्सोल्यूट एरर नहीं है। ये डेल्टा एक्स बाई एक्स मान लो दिया हुआ है सर, ऐसे दिया, डेल्टा वाई बाई वाई मान लो दिया हुआ है, डेल्टा जेड बाई जेड दिया हुआ है यहाँ पर। अब क्या करेंगे बोलो, अब क्या लिखेंगे यहाँ पर आंसर? तो इसको लिखेंगे क्या, पहले वाले को क्या लिखेंगे जल्दी बोलो। इसको लिखेंगे प्लस माइनस ई एक्स, यहां क्या लिखेंगे, प्लस माइनस ई वाई प्लस माइनस ई जेड। अब यहां पर दिक्कत यह है कि इन टोटलिटी आपके पास में 8 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे, जैसे एक कॉम्बिनेशन ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड भी बन सकता है, और इसका प्लस भी बन सकता है और इसका माइनस भी बन सकता है। इसी तरह से एक प्लस और दो माइनस वाले भी बन जाएंगे, जैसे कि ई एक्स, बोलो, माइनस ई वाई माइनस ई जेड का भी कॉम्बिनेशन बन जाए। क्योंकि तुम्हें थोड़ी पता है भाई, किसी को थोड़ी मालूम है कि वो पॉजिटिव मेजर कर रहा है कि नेगेटिव। तो टोटल जो पॉसिबिलिटीज बनेंगी वो आप समझ सकते हो ना, दो नेगेटिव एक पॉजिटिव, और एक नेगेटिव और दो पॉजिटिव वाले कॉम्बिनेशन भी बन सकते हैं। ई एक्स प्लस ई वाई माइनस ई जेड के भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। तो एक ऑब्वियस कंफ्यूजन है कि कौन सा एरर है, वॉल्यूम का मेजरमेंट में कितना एरर। वॉल्यूम हमने डायरेक्टली मेजर नहीं किया, हमने वॉल्यूम फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड था, हमने वो एक्स वाई जी मेजर किया अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से। उनकी एरर्स अपने आप उसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो गई। अब बिकॉज ऑफ द एरर इन द कंपोनेंट ऑब्जर्वेशंस, हाउ मच टोटल एरर इज गोइंग टू एनकर इन द वॉल्यूम मींस फाइनल क्वांटिटी, एंड व्हाट इज इट्स मैक्सिमम। बोलते हैं यहाँ पर हमारा एरर इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी एरर हो सकती है, ये भी एरर हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। तो वी आर नॉट कंसर्न अबाउट दोज इंडिविजुअल एरर्स पॉसिबल, वी आर कंसर्न अबाउट व्हाट, मैक्सिमम प्रोबेबल एरर। समझ में आया व्हाट इज मैक्सिमम प्रोबेबल एरर? यस सर। मैक्सिमम प्रोबेबल एरर क्या है बताओ? अब आप डिफाइन करो कि आपको क्या समझ में आएगा मैक्सिमम प्रोबेबल एरर, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। Sum of all. सम ऑफ ऑल मतलब? जो हमारे मेजरमेंट मैक्सिमम एरर इंकर कर सकती है। हाँ, तो इट इज लिख दो,
it is error incurred or encountered in the measurement of final quantity assuming what? Assuming that the errors in component quantities जिससे वो फाइनल क्वांटिटी बनी है आर क्यूमुलेटिव इन नेचर। मतलब हम ये एज्यूम करेंगे कि कंपोनेंट क्वांटिटी की सारी एरर क्या हो रही है, ऐड हो रही है। तो हमें ये इंडिविजुअल प्लस माइनस साइन करना है। इसका मतलब है कि मैक्सिमम प्रोबेबल एरर जो हुई डेल्टा वी ओवर वी इंटू 100 मैक्स, अगर मैं बोल रहा हूं ये क्या है, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ ई एक्स प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ई वाई प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ई जेड का प्लस माइनस। मैंने पहले एक बार एक केस अज्यूम कर दिया कि सारे प्लस हो गए, सारा ई एक्स भी पॉजिटिव है, ई वाई भी पॉजिटिव है, ई जेड भी प्लस हो गया, ऐड हो गया। और एक वर्स्ट केस अज्यूम किया कि सारे के सारे क्या हो गए, नेगेटिव हो गए। मतलब सब में कम मेजर कर लिया, तीनों कंपोनेंट को कम मेजर कर लिया, तो वो एक केस हो गया। और एक तीनों को ज्यादा मेजर कर लिया तो प्लस हो गया। और यही रेंज होगी, ये प्लस माइनस, मतलब आपको मिल गया कि इतने से इतने के बीच में एरर होगी। इसका मतलब एक्चुअली जो आप मैक्सिमम प्रोबेबल एरर बनाते हैं तो आप बिल्कुल सेफ खेल रहे हैं कि भाई आपने बोल दिया कि ये एरर है, जो आप अपनी टीम को बोल देंगे कि इतनी एरर अलाउ कर रहे हैं, या आप अपने क्लाइंट से निगोशिएट कर लेंगे कि भाई हम जो भी प्रोडक्ट तुमको दे रहे हैं उसमें मैक्सिमम प्रोबेबल एरर ये है। अगर आपने मैक्सिमम प्रोबेबल एरर ये बताई तो ऑब्वियस सी बात है कि चाहे जैसे भी चल रहा होगा इससे कम ही एरर होगी, वर्स्ट केस में ये एरर कमिट होगी। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबल एरर। आई थिंक समझ में आ गई बात। यस सर। मतलब हम कोई एरर आपस में हो तो ये भी सकता है, इसमें प्लस एरर करी, इसमें माइनस एरर करी, दोनों कॉम्पनसेट हो गई, एरर हुई नहीं, एब्सोल्युटली परफेक्ट आपका एक कंपोनेंट क्रिएट हो गया। बट दिस इज वो धक्का है ना, वो जरूरी नहीं, आप उसको गारंटी नहीं बोल सकते हो। तो मैक्सिमम प्रोबेबल एरर मतलब समथिंग विच यू कैन गारंटी, दैट्स इट। वो मोदी की गारंटी जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अब क्वेश्चंस करते हैं। बेसिक इतनी ही सी बात है, इस पूरे टॉपिक में जब क्वेश्चंस करेंगे तो यू हैव टू जस्ट टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स, दैट्स इट। तो ये सब बातें हैं, एब्सोल्यूट एरर क्या है, रिलेटिव एरर क्या है, परसेंटेज एरर क्या है, रिलेटिव परसेंटेज क्या है, मैक्सिमम प्रोबेबल क्या है, ये आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट। यहीं पर एक टर्म अप्रोक्सीमेशन है, अप्रोक्सीमेशन भी आप कर सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेशन क्या है वो थोड़ा सा समझ लेंगे, बट पहले क्वेश्चंस करो फिर अप्रोक्सीमेशन पे आएंगे बाद में। पहले ही कुछ क्वेश्चंस करो। क्वेश्चन है द पीरियड टी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज टी इज इक्वल टू पाई रूट एल बाई जी, फाइंड द मैक्सिमम एरर इन टी ड्यू टू पॉसिबल एरर्स विच कैन बी incurred इन द मेजरमेंट ऑफ एल एज 1% एंड 2.5% इन द मेजरमेंट ऑफ जी। 1.75%। तो आप क्या करेंगे? डेल्टा टी बाई टी इक्वल टू हाँ, तो डेल्टा। आप इसको स्ट्रेट अवे लिख दें या लॉग लेके लिखना पड़ेगा? स्ट्रेट अवे। डायरेक्टली लिख दो। डायरेक्टली लिख दें? कैसे, मुझे डायरेक्टली समझे। मतलब उस तरह से फाइनल रिजल्ट ही डायरेक्टली लिख दो। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। मैंने लिख ही दिया, पूरे लिख दिया। तो यहाँ से आ गया डेल्टा टी ओवर टी इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशियल तो जीरो हो जाएगा, हाफ टाइम्स क्या हो जाएगा, डेल्टा एल ओवर एल माइनस डेल्टा जी ओवर जी, एंड देन यू कैन मल्टीप्लाई बाय 100 एंड फिगर आउट द फाइनल थिंग। फाइनल आंसर लिखो, तो ये हमें चाहिए, आएगा क्या, हाफ टाइम्स डेल्टा एल बाई एल कितना है,
1 डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 एंड +-1 लिखो यहाँ पर, है ना। और यहाँ पर क्या लिखेंगे? +-2 पॉइंट। माइनस प्लस माइनस लिख करके मैंने लिख दिया क्या, 2.5 बाई 2 रहेगा, तो 2 आप ऐसे लिख दो ऐसे। यही सिचुएशन है, बोलो हाँ ना। यस सर। अब फाइनली जो आपके पास रिजल्ट आ रहा है एक्चुअली आ रहा है हाफ टाइम्स। अगर दोनों प्लस हो गया, अब जैसे यहाँ प्लस हो जाए और यहाँ माइनस हो जाए, यहाँ वाला माइनस साइन ले लोगे तो दोनों ऐड हो जाएगा, और यहाँ माइनस लेकर के यहाँ प्लस वाला ले लोगे तो फिर दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और उसके बीच में बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, तो मैक्सिमम प्रोबेबल एरर में हम ये प्लस माइनस वगैरह नहीं लेते, हम सीधे मॉड ले लेते हैं। तो प्लस माइनस बाहर लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे 1 + 2.5, दोनों को एब्सोल्यूट वैल्यू ले लिया, तो आंसर क्या है? 1.75, तो ±1.75%, ये मैक्सिमम प्रोबेबल एरर। सेकंड क्वेश्चन का आंसर करिए। क्या हुआ, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो सेकंड पार्ट में? किसी का हुआ? रिजल्ट दिया हुआ 1/r = 1/r1 + 1/r2 + 1/r3। क्या किया इसके बाद आपने? डिफरेंशिएट कर दो किसी एक के रिस्पेक्ट में, या इंडिविजुअली भी कर सकते हो। तो यहाँ क्या आएगा? -1/r² इंटू -1/r1² इंटू dr1/dr -1/r2² dr2/dr -1/r3² dr3/dr। तो virtually you will get 1/r times dr by r
इज इक्वल टू 1/r1 टाइम्स dr1/r1 प्लस 1/r2 टाइम्स dr2/r2 प्लस 1/r3 टाइम्स dr3/r3। यही आ रहा है। यस। यहां तक कोई डाउट है तो बोलो। अब इसके बाद क्या दिक्कत आ रही है बताओ, क्या दिया हुआ है पहले उस पे जाओ। यू कैन मल्टीप्लाई बाय 100 थ्रू आउट। यू मल्टीप्लाई बाय 100 हियर एज वेल, 100 हियर एज वेल, 100 हियर एज वेल। क्या आ गया भाई? This thing, what is this quantity? What is this quantity? And what is this quantity? The instrument which is used to measure the three 1.2. resistances, that instrument you are committing a plus 1.2% error. स्पेसिफाई किया हुआ कि प्लस 1.2% की एरर कर रहे हैं। इसका मतलब है ये भी प्लस 1.2% है, और ये भी प्लस 1.2% है, और ये भी प्लस 1.2% है। तो आंसर आया क्या? 1.2 टाइम्स क्या आ गया? 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 इज 1/r इंटू डेल आर बाई आर इंटू 100। तो ये चीज क्या है? इट इज गिवन एज 1/r। तो आंसर आ गया डेल आर बाई आर इंटू 100 की जो वैल्यू है वो आ गई तुम्हारी 1.2% ओनली। तो इस केस में अब देखो, ये केस में एरर निकालना पॉसिबल नहीं होगा अगर ये सारे के सारे कंपोनेंट की एरर सेम नहीं होगी। तो स्पेसिफिकली दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ था कि R1 R2 R3 तीनों की एरर से, अगर वो सेम नहीं होगी तब नहीं यूज कर पाओगे, तब कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। ठीक है जी। तो सिंपल केस था, आई डोंट थिंक इसमें कोई इशू था। अब ये तो एरर की बात हो रही है, एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं और एरर की बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्या है। नाउ वन मोर पॉइंट, राइट डाउन अप्रोक्सीमेशन क्या है। तो अप्रोक्सीमेशन वर्ड जो है वो भी टेक्नोलॉजी का बहुत कॉमनली यूज वर्ड है। अप्रोक्सीमेशन मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आपने कोई चीज मेजर करनी थी और आपने उसको एग्जैक्टली मेजर नहीं किया, अप्रोक्सीमेटली मेजर किया। तो उसका मतलब क्या है? तो अप्रोक्सीमेशन कई तरह से होगा, जैसे कि ऐसे समझो कि मान लो कोई कर्व है, और वो कर्व ऐसे उसका वेरिएशन ऐसे हो रहा है, और यहाँ पर ये एक्स है, और हमें एक्स पर वैल्यू दी हुई है, एक्स कॉमा एफ ऑफ एक्स वैल्यू पता है, और बोला जा रहा है कि अगर एक्स में थोड़ा सा चेंज कर दिया, एक्स को एक्स प्लस डेल्टा एक्स कर दिया, तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बताओ क्या होगा। तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स जो है वो बेसिकली, अगर एफ एक्स को अपन वाई ले रहे हैं, तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स होगा वाई प्लस डेल्टा वाई। वाई में भी तो चेंज होगा बिकॉज ऑफ द चेंज इन एक्स। तो ये जो वैल्यू आप बता रहे हैं, इसी वैल्यू को हम बोल रहे हैं कि ये एक्चुअल वैल्यू है, तो इसी का अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं। एक्चुअल वैल्यू बता सकते हैं या नहीं वो बात की बात है, बट उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैसे बता सकते हैं? तो यहां पर वैल्यू क्या होगी वो कैसे बताएंगे? विदाउट एक्चुअली मेजरिंग दिस वैल्यू, कैन वी मैथमेटिकली अप्रोक्सीमेट दिस वैल्यू? तो मैथ्स बोलती है कि यस, थोड़ा सा बता सकते हैं। इफ यू लुक एट द कॉन्सेप्ट ऑफ रेट ऑफ चेंज, तो रेट ऑफ चेंज का कॉन्सेप्ट क्या था? आपको पता था कि एफ डैश एक्स क्या होता है? एफ डैश एक्स होता है लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। बोलो है ना? तो अगर तुम्हें ये कर्व दिया हुआ, ये रिलेशन पता है कि ये y इन टर्म्स ऑफ x ऐसा फंक्शन है, ऐसा रिलेशन है, तो किसी पर्टिकुलर x पर उसकी जो वैल्यू है उसकी जानकारी अगर मेरे को है, तो मैं x प्लस डेल्टा एक्स पर अप्रोक्सीमेट वैल्यू प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। कैसे? यहां से देखो, इसका मतलब है कि एफ डैश एक्स, जिसको आप dy बाई डी एक्स भी बोलते हो,
वो अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल है? इट इज नियरली इक्वल टू व्हाट? इट इज नियरली इक्वल टू, बोलो, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। बोलो हाँ या ना? और अगर मैं डेल्टा एक्स से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, if I multiply by delta x throughout, what do I get? I will get that f of x plus delta x is equal to, approximately it is equal to what? F of x plus rate of change with respect to x dy by dx into delta x. तो इसमें हम क्या एज्यूम कर रहे हैं? इसको बोलते हैं लीनियर अप्रोक्सीमेशन। इसको बोलते हैं दैट इज वाई प्लस डेल्टा वाई। क्या होता है? तो बोलते हैं वाई प्लस डेल्टा वाई है नियरली अप्रोक्सीमेटली क्या? वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। कि उस पॉइंट पर वैल्यू प्लस एज्यूमिंग दैट इन दिस इंटायर इंटरवल, व्हाट आई एम एज्यूमिंग? आई एम एज्यूमिंग दैट इज इंटायर इंटरवल द रेट ऑफ चेंज इज यूनिफॉर्म। जबकि ऐसा नहीं है, यहां पर स्लोप अलग है, यहां पर स्लोप फिर से चेंज हो रही है, यहां पर भी चेंज हो रही है, यहां भी चेंज हो रही है, स्लोप भी चेंज हो रही है, स्लोप का स्लोप भी चेंज हो रहा है। तो द n number of rate of change are actually influencing the variation। तो उसमें हम बाकी जो हायर डेरिवेटिव्स है उसके इफेक्ट को इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि डबल डेरिवेटिव की वजह से फर्स्ट डेरिवेटिव चेंज हो रहा है, ट्रिपल डेरिवेटिव की वजह से सेकंड डेरिवेटिव चेंज हो रहा है, और सेकंड में चेंज होने की वजह से फर्स्ट चेंज हो रहा है, और फर्स्ट में चेंज होने की वजह से वाई में चेंज हो रहा है। मतलब जो वाई में चेंज है वो कई सारी वजह से होगा। वाई में जो चेंज होगा वो डी वाई बाई डी एक्स के भी वजह से होगा। वाई में थोड़ा मान लो वाई में चेंज डी वाई बाई डी एक्स की वजह से मान लो आ रहा है डेल्टा वाई वन। तो जो सेकंड डेरिवेटिव है उसने फर्स्ट डेरिवेटिव को चेंज किया, और उस चेंज की वजह से वाई में एक चेंज इनकर होगा, वो मान लो डेल्टा वाई टू है। ऐसे जो थर्ड डेरिवेटिव है उस पॉइंट पर, उसकी वजह से सेकंड डेरिवेटिव में कुछ वेरिएशन हो रहा है, और सेकंड डेरिवेटिव फर्दर फर्स्ट डेरिवेटिव को चेंज कर रहा है, तो उसकी वजह से भी एक इन्फ्लुएंस, एक इफेक्ट आएगा, वो है डेल्टा वाई थ्री। तो किसी भी पॉइंट पर वाई का जो नेट चेंज है वो सारे सब्सिक्वेंट हायर डेरिवेटिव के वजह से क्रिएट होता है। तो अगर मैं फर्स्ट डेरिवेटिव के वजह से जो चेंज है इसको मैं अकाउंट कर रहा हूं, और बाकी सारे चेंजेस को मैं अनअकाउंटेबल मान रहा हूं, उसको इग्नोर कर रहा हूं, क्योंकि ऑब्वियसली उसकी वजह से ये चेंज जो आएगा उस पॉइंट पर वो कम आएगा रिलेटिवली। तो इसको बोलते हैं लीनियर अप्रोक्सीमेशन। तो ये जो हम लोग कर रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं बेटा लीनियर अप्रोक्सीमेशन। लीनियर अप्रोक्सीमेशन इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम मान रहे हैं कि ये डी वाई बाई डी एक्स इस इंटरवल में क्या है? कांस्टेंट है। तो हम ऐसा मान के ज्योमेट्रिकली हम क्या मान रहे हैं? हम बोल रहे हैं भाई यहां पर एक टेंजेंट लाइन होगी, और ये टेंजेंट लाइन, अब यहां मैं डायग्राम बना रहा हूं, ये इसको ए मान लो, इस पॉइंट को बी मान लो, और ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो, और इस पॉइंट को एम मान लो, और इस पॉइंट को पी मान लो। ध्यान से सुनो। अब मुझे बताओ कि सपोज करो कि ये एंगल तुम्हारा है थीटा। व्हाट इज टैन थीटा? जल्दी बोलो। टैन थीटा है तुम्हारा डी वाई बाई डी एक्स, है कि नहीं? यस सर। और ये जो ए एम क्या है? व्हाट इज ए एम? ए एम है डेल्टा एक्स है, delta x, डेल्टा एक्स। तो व्हाट इज पी एम बाई ए एम? tan theta, पी एम बाई ए एम ही टैन थीटा है, जो कि डी वाई बाई डी एक्स है। इसका तो व्हाट इज पी एम? पीएम आ गया तुम्हारा डी वाई बाई डी एक्स रेट ऑफ चेंज एट पॉइंट पी, एट पॉइंट ए, सॉरी एट पॉइंट ए। व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज? डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाइड बाई कितना इंक्रीमेंट आपने एक्स में दिया? डेल्टा एक्स। ये पीएम हुआ, ये समझने की कोशिश करो, ये पीएम आपने मेजर किया है, और इसी पीएम को आप क्या कर रहे हो? इसी पीएम को आप ऐड कर रहे हो। किस में ऐड कर रहे हो? ये जो डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स क्वांटिटी है, इसको हम किस में ऐड कर रहे हैं? हम इसको इसमें ऐड कर रहे हैं, ये इसमें ऐड कर रहे हैं। ये क्या है? ये वाई है, एफ एक्स है। तो जो आप यहां प्रेडिक्ट कर रहे हो, जिसको आप एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बोल रहे हो, ये एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स तो नहीं है।
क्योंकि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स वर्चुअली क्या है, वो है बी से लेकर के एन तक की वैल्यू, यहां तक ये हाइट बी एन है। बट हम जो राइट हैंड साइड में लिख रहे हैं वो क्या है, हमारा ये क्या है, ये है एम एन, और ये क्या है, ये है एम PM, पी, और इन दोनों को ऐड करके क्या बन रहा है, PN, हाँ ये हमारा ऐड करके बन रहा है तुम्हारा एन से लेकर के पी, पी एन बन रहा है। तो एक्चुअली पी एन और बी एन, बी एन मेरे को बोला गया मेजर करो, यहां से यहां तक मेजर करना, ये एक्चुअल वैल्यू है, और हम सिर्फ इतना ही मेजर कर रहे हैं, मतलब इसमें भी एरर है। बट हम मान के चल रहे हैं क्या, हम मान के चल रहे हैं कि ये एरर ज्यादा नहीं है। क्यों नहीं ज्यादा है, क्योंकि डेल्टा एक्स बहुत छोटा है। तो अगर एक्स के बहुत क्लोज्ड इंटरवल में आप वैल्यू प्रेडिक्ट करना हो तो आप लीनियर अप्रोक्सीमेशन का यूज कर सकते हैं। मतलब लीनियर अप्रोक्सीमेशन का वैलिड है व्हेन डेल्टा एक्स इज, बोलो फिर से बोलो, व्हेन डेल्टा एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू, इन कंपैरिजन ऑफ एक्स। तो वहां पर हम लीनियर अप्रोक्सीमेशन का यूज करेंगे। और इसी लीनियर अप्रोक्सीमेशन का जो एडवांस वर्जन है वो है, वो भी मैं बता दे रहा हूं, ये देखो ध्यान से, जिसको टेलर्स एक्सपेंशन बोलते हैं, कि किसी फंक्शन एफ एक्स को हम क्या बोलते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए पर वैल्यू प्लस एक्स माइनस ए टाइम्स एफ डैश ए बाई 1 फैक्टोरियल प्लस डबल डेरिवेटिव ए बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स माइनस ए का स्क्वेयर प्लस ट्रिपल डेरिवेटिव एट ए बाई 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स माइनस ए का क्यूब। तो एक्स क्या है, ए क्या है, तो ए तो एक्स है हमारा, और जो एक्स है वो बेसिकली क्या है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स है यहाँ पर। बेसिकली जो एक्स माइनस ए है ना, यही एक्स माइनस ए बच्चे डेल्टा एक्स है। ये है डेल्टा, ये वाला ये डेल्टा एक्स का स्क्वायर है, और ये डेल्टा एक्स का क्यूब है। तो हमने लीनियर अप्रोक्सीमेशन में सिर्फ इतना लिया है, इतना। आई हैव कंसिडर्ड ओनली द इफेक्ट ऑफ रेट ऑफ चेंज एट दैट पॉइंट। आई हैव नॉट टेकन द वेरिएशन इन रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट पॉइंट ड्यू टू डबल डेरिवेटिव। तो ये है डबल डेरिवेटिव का इफेक्ट, ये है ट्रिपल डेरिवेटिव का, ऐसे इन्फिनिटी तक ले जाएंगे। ये है, इसको बोलते हैं टेलर सीरीज। तो ये जो टेलर सीरीज है वो एक्चुअल वैल्यू प्रेडिक्ट कर रही है, उसमें भी एरर है, उसमें भी एरर है, बट वो काफी हद तक ज्यादा क्लोज अप्रोक्सीमेशन है, इट इज नॉन लीनियर अप्रोक्सीमेशन। तो इसकी बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग लीनियर अप्रोक्सीमेशन की बात कर रहे हैं। आपके सिलेबस में सिर्फ लीनियर अप्रोक्सीमेशन ही है, ठीक है। तो आई थिंक अप्रोक्सीमेशन का जो बेसिक आइडिया है वो मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चंस कैरी आउट करो फटाफट। 1 सेकेंड। हाँ, एक तो इसका क्वेश्चन ये आंसर करो फटाफट। ये कर लिया था, हाँ ये करो। थर्ड एंड फोर्थ, जल्दी आंसर करो। थर्ड एंड फोर्थ के लिए आपके पास में 2 मिनट का टाइम है। ये अप्रोक्सीमेशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप कैलकुलेशन करते समय बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन कर रहे हो, तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन के साथ साथ अब आप कैलकुलस का हेल्प करके भी अप्रोक्सीमेट कर सकते हो। तो ये आपको एक एक्स्ट्रा टूल मिलने जा रहा है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। yes sir, पहला, थर्ड में आंसर क्या है, 0.75%। क्या point किया, seven five, कैसे किया। वो वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम तुम्हारा है 4/3, पाई आर क्यूब। pi r ठीक है, cube, 4 पाई बाई 3 r क्यूब है, बिल्कुल सही बात है। फिर क्या किया, डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू 3 टाइम्स डेल्टा आ गया। तो
आपने यहां से डी ऑफ वी क्या आ गया, 4 पाई बाई 3 इंटू 3r² dr। और अगर dv बाई वी कर दो आप, तो वो क्या आ जाएगा, मैं लॉग नहीं लिया, लॉग लेकर के भी आंसर आ जाएगा, तो डायरेक्टली क्या आ जाएगा तुम्हारा, 3 dr/r। हाँ 4/3 पाई, तो 3 dr/r आ जाएगा, dr/r आ जाएगा। यहाँ तक बात अगर क्लियर हो गई तो फर्दर अब बात करें dr/r क्या है, व्हाट इज dr/r। 0.01/4। 0.01 और टोटल r कितना है, 4 है, तो यू गॉट द आंसर, dv/v आ गया 0.75, प्लस माइनस 0.75 बोल सकते हैं ना। हालांकि बोल रहे हैं कि एरर पॉसिबल एज लार्ज एज 0.01, मतलब प्लस माइनस ही रखना पड़ेगा। और आई थिंक आपके बताने की होते हैं, क्लियर आ गया, 0.75%, परसेंटेज में अगर जाएंगे तो 0.75% बोलेंगे। ठीक है जी, क्लियर, कोई दिक्कत। नो। इसको अगर आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट करने के लिए लॉग ले लेते हैं तो लॉग वी क्या आ जाता है, लॉन ऑफ 4 पाई बाई 3 प्लस 3 ln r। और फिर डिफरेंशिएट करते हैं तो 1/v dv/v = 3 dr/r। तो लॉग लेकर जब आप प्रोडक्ट में हो या रेशियो में हो या एक्सपोनेंशिएशन में एक्सप्रेशन हो, तो लॉग लेकर के कर लेना, वो थोड़ा ज्यादा कट शॉर्ट हो जाएगा, अदरवाइज ऐसे भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया, कंप्यूट द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ 1.01 का स्क्वायर रूट निकालना है, कैसे करेंगे। तो एफ एक्स क्या ले लेंगे हम, एफ ऑफ एक्स ले लेंगे, तो रूट एक्स फंक्शन ले लेंगे, और एक्स की वैल्यू क्या ले लेंगे, एक्स की वैल्यू 1 ले लो, डेल्टा एक्स क्या ले लो, 0.01। यस 0.01 ले लो। और फिर आप यूज करो क्या, क्या होता है अप्रोक्सीमेशन, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू लीनियर अप्रोक्सीमेशन हम यूज करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस एफ, हाँ एफ ऑफ एक्स, बिल्कुल सही बात है, प्लस, f dash x हाँ एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो एफ ऑफ एक्स मतलब वो करना क्या होता है कि ये जो नंबर है या जो वैल्यू का स्क्वायर रूट, क्यूब रूट या कोई फंक्शन ऑपरेट करना है, पहले हम उसका वैल्यू जिस पॉइंट पर नोन है वो निकाल लें। जैसे 1 का स्क्वायर रूट पता था इसलिए 1 यूज किया मैंने, ठीक है। और फिर आगे मूव करते हैं, तो एफ एक्स प्लस ऐसा, एफ एक्स की वैल्यू एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 आ गया, प्लस एफ डैश एक्स क्या आएगा, 1/2 रूट एक्स। चलो अभी यही लिखते हैं, इंटू डेल्टा एक्स लिख दिया। अब आप वैल्यू पुट कर दो, क्या, एफ ऑफ एक्स को 1 पुट किया, यहाँ पर 1/2 इंटू डेल्टा एक्स हमारा कितना है, 0.01। क्या आंसर आया बोलो, 1.005। एफ ऑफ 1/1 आ गया, 1.005। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। नो सर। सर ये तो 101 का स्क्वायर रूट था ना। 101 नहीं तो अच्छा 101 क्लियर था क्या, 1.01 का हमने कैलकुलेट किया अभी। सर एंड में 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बस। हाँ हाँ ठीक है, टेन वन, पॉइंट जीरो फाइव हाँ बिल्कुल सही बात है। अगर आप 101 का निकालना चाहते हैं तो इसे में 100 से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने से कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये आंसर आ जाएगा 10.05 आ जाएगा उस क्वेश्चन में। एनीवे इसका क्यूब रूट निकाल के बता दो फटाफट। 1.02। 1.02। 1 का क्यूब रूट 1 प्लस क्यूब रूट का डेरिवेटिव क्या आता है, क्यूब रूट एफ एक्स का, 1/3
1/3 x⁻²/3 है ना, इंटू डेल्टा एक्स, यही आएगा। तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी 1+1/3 इंटू 0.06। कितना आया आंसर? 1 पॉइंट। 1.02। यस। तो ये सब भी आप यूज करते रहेंगे। एक ये क्वेश्चन का आंसर करो, और एक इससे भी पहले एक और क्वेश्चन का पहले आंसर करो, फिर या दोनों ही लिख दे रहा हूँ, मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ। इसी का एक दूसरा पार्ट भी लिख रहा हूँ ना, दिस इज 5A एंड देयर इज अनदर पार्ट 5B। उसमें मैं बोल रहा हूँ क्या कि इन अ ट्रायंगल ABC, if A, B and C, capital A, capital B, capital C varies, but such that triangle ABC remains such that triangle ABC remains inscribed in a circle, remains inscribed in a fixed circle. फिक्स्ड सर्कल। बात समझ में आ रही है? तो आपको क्या प्रूव करना है? आपको डी ऑफ ए डिवाइडेड बाय कोसाइन ऑफ ए प्लस डी ऑफ बी बाय कोसाइन ऑफ बी प्लस डी ऑफ सी बाय कोसाइन ऑफ सी, आपको प्रूव करना इट इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन में मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक सर्कल है और उस सर्कल में एक ट्रायंगल इंस्क्राइब किया हुआ है। मतलब भाई उस सर्कल में आप इन्फिनाइट नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इंस्क्राइब कर सकते हो। सर्कल फिक्स्ड है। ऐसे infinite many triangles can be inscribed in this circle. All these triangles are having different A, different B, different C. Length of sides are changing. Then angles, interior angles are also changing. But what is not changing? What is kept constant with respect to this circle? With respect to these triangles, ये सारे triangles के लिए क्या चीज invariant है? circumcenter. Invariant है इसका circumradius। सर्कम रेडियस आर नहीं चेंज हो रहा, क्योंकि एक ही सर्कल के अंदर ये सारे ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड हैं। तो बोल रहे हैं कि उसमें जो डीए है, डी अपॉन कोसाइन ऑफ ए, डीबी बाई कोसाइन ऑफ बी, डीसी बाई कोसाइन सी, ये तीनों का सम जो है वो कांस्टेंट है, मतलब सम 0 है। ये प्रूफ करना है आपको। चलिए ये दोनों क्वेश्चन करके दिखाइए। कोई भी क्वेश्चन आप पहले अटेम्प्ट कर सकते हैं, आपकी मर्जी। सर साइन रूल। क्या बोल रहे हो? सर साइन रूल लगेगा। मेरे से क्यों पूछ रहे हो यार? क्वेश्चन आएगा तुम पूछोगे थोड़ी कि क्या लगेगा। जो भी तुम्हारा कॉन्सियस, तुम्हारा दिमाग अलाउ कर रहा है उसको लगाओ, लगा करके आंसर तक अराइव करो। फटाफट सोचो, दोनों क्वेश्चन के लिए 5 मिनट टाइम है आपके पास में। डन सर। हो गया सर। दोनों हो गया, दोनों पार्ट? यस यस सर। सर। किसका इसका दोनों पार्ट हो गया? फर्स्ट पार्ट किसका इसका हो गया? ए पार्ट। यस सर।
मैंने कहा हो गया, और गया सर। कर्ष का भी हो गया। करेक्ट। प्रथम सेकंड पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट हो गया। अच्छा, बाकी सेजल फर्स्ट पार्ट हुआ। फर्स्ट पार्ट हो गया। गौराग चलो देखो, एक्चुअली सिचुएशन क्या है कि ये बात तो क्लियर है कि इसमें भी क्या बोला, इन एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल साइड ए बी सी बी कांस्टेंट द बेस एंगल ए एंड बी वेरीज। तो किसी भी गिवन ट्रायंगल में अगर बात कर रहे हैं तो हम किसी भी ट्रायंगल में हम लोग साइन रूल यूज कर सकते हैं। मतलब हमारे को पता है ए ओवर साइन ऑफ ए इज इक्वल टू बी ओवर साइन ऑफ बी इज इक्वल टू सी ओवर साइन ऑफ सी। ये तो किसी भी ट्रायंगल में यूज कर सकते हैं। और अगर मैं किसी ट्रायंगल में ये बात इस्तेमाल कर सकता हूं तो लेट्स सी दैट दिस रिलेशन हेल्प्स यू हियर और नॉट। व्हाट वी आर बेसिकली डेस्टाइंड टू फाइंड आउट, हमें डी ए बाई डी बी चाहिए। डी ए बाई डी बी यहाँ प्रूव करें, डी ए बाई डी बी को हमें एक सर्टेन चीज प्रूव करनी है। तो सी की बात नहीं हो रही यहां पर, देखो इन एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल द साइड ए बी बी कांस्टेंट बेस एंगल ए एंड बी वेरी। तो ए और बी वेरी करेगा तो सी अपने आप कोरस्पॉन्डिंगली अपनी वैल्यू टेकअप कर लेगा। सी इंडिपेंडेंट नहीं है, ए और बी इंडिपेंडेंट है मान लो। और तो रिलेशन हम कौन सा इस्तेमाल कर ले, मान लो ये रिलेशन इस्तेमाल कर ले तो हमारे को मिल रहा है ए टाइम्स साइन ऑफ बी इज इक्वल टू बी टाइम्स साइन ऑफ ए। और इस रिलेशन से हमें क्या यूज करना है, स्मॉल ए स्मॉल बी कांस्टेंट है, कैपिटल ए और कैपिटल बी वेरी कर रहे हैं। तो आपको डी ए बाई डी बी फिगर आउट करना है यहां से। तो हम क्या कर दें, किसी एक के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट हमने कर दिया विद रिस्पेक्ट टू सपोज ए कर दिया, क्या आया, यहाँ आएगा ए टाइम्स कोसाइन ऑफ बी इंटू साइन बी का डेरिवेटिव बी के रिस्पेक्ट में कोसाइन बी इंटू डी बी बाई डी इज इक्वल टू राइट साइड में क्या है, बी टाइम्स ए के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट का बेटा तो आएगा कॉस ए। यहां से डीबी बाई डी ए की वैल्यू क्या आई या डी ए बाई डीबी की वैल्यू क्या आई बोलो, क्या आया बताओ। डी ए कॉस ए अपॉन ए, ऐसे लिख सकते हैं ना, डी ऑफ ए इंटू कोसाइन ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू डी ऑफ बी इंटू कोसाइन ऑफ बी डिवाइडेड बाई बी। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। अब अब कब कंप्लीट कर लो, जिसका इसका नहीं हुआ अब इसके बाद कंप्लीट कर लो फटाफट जल्दी से। अब यहाँ एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ये भी ध्यान देना। इसका मतलब है कि हम इसको थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं, डी ऑफ ए ओवर स्मॉल ए इंटू कोसाइन बी को मॉड कोसाइन बी लिख सकते हैं। एंड डी ऑफ बी ओवर बी टाइम्स कोसाइन ए इधर लाएंगे उसको मॉड कोसाइन ए लिख सकते हैं, बिकॉज कोसाइन ए कोसाइन बी आर पॉजिटिव क्वांटिटीज। मॉड क्यों लाया, क्योंकि हम इस फॉर्मेट में ले जा रहे हैं। देखो हमें हमारा ये टारगेट है, इसको हम अराइव करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मॉड कोसाइन बी को क्या लिख सकते हैं, इसको आप डी ऑफ ए ओवर रूट ऑफ ए पॉजिटिव है बी पॉजिटिव है तो ए को मॉड ए बी को मॉड बी, तो ए स्क्र इंटू कॉस स्क्र बी लिख सकते हैं। इसको आप डी ऑफ बी ओवर रूट ऑफ बी स्क्र इंटू कॉस स्क्र ए लिख सकते हैं। अब तो आप कर लेंगे भाई, अब इसका आंसर तो अब तो निकाल ही लेंगे। यू आर वेरी क्लोज टू द आंसर जो चाहिए। कॉस स्क्र को क्या लिख दें, 1 - sin²। यस डी ऑफ ए ओवर कॉस स्क्र को लिख दो 1 - sin², तो ए स्क्र माइनस ए स्क्र साइन स्क्र बी हो जाएगा। इधर आ जाएगा डी ऑफ बी ओवर
बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब इसके बाद तो साइन फार्मूला फिर से यूज कर लो। ए साइन बी को बी साइन ए लिख सकते हो एंड यू गेट द रिजल्ट। आ जाएगा ना, डी ऑफ ए ओवर क्या आ जाएगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए साइन बी को बी साइन ए लिख दिया तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए हो गया यहाँ पर। इधर आ गया डी ऑफ बी ओवर स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस बी साइन ए को ए साइन बी लिख दो, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बी हो गया। ये प्रूव करना था। तो दिस वाज अ वाइज एप्लीकेशन ऑफ द साइन फॉर्मूला, साइन रूल ऑफ द ट्राइंगल, और उसको थोड़ा सा डेरिवेटिव के साथ में क्लब करके। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ही एंटिसिपेटेड होते हैं एग्जाम में, जिसमें मल्टी डिसिप्लिनरी कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा। दो टॉपिक की इस्तेमाल हो रहा है, कैलकुलस भी थोड़ी यूज हो रही है, थोड़ा इधर भी यूज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज भी यूज हो रहा है। ऐसे बी वाला इससे आसान था रिलेटिवली। पर ये वैसे भी हो रहा है कि ए प्लस डी ले लो, बी प्लस डी ले लो। हाँ, क्या क्या? इक्वेशन के अंदर ही जो वो दे रखा है आपने साइन रूल, उसके अंदर ए प्लस डी ए कर लो और बी प्लस डी भी कर लो। किस क्वेश्चन की बात करो, पांचवा के ए पार्ट या बी पार्ट? हाँ, ए बात हाँ, ए प्लस डी ए कर लो और बी प्लस डी, हाँ, तो मतलब वहां से सॉल्व करेंगे तो भी हो रहा है। वो तो होगा ही, वो तो होगा ही, क्योंकि एक्चुअली तो कर तो वही रहे हो ना। ए में डी ए चेंज कर रहे हो, बी में डीबी चेंज कर रहे हो, यही तो है। तो आप अगर एल्जेब्राइकली करोगे तो भी वही आएगा, बिकॉज लीनियर चेंजेस हैं तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। बी पार्ट का आंसर आ गया। यस Yes. बी पार्ट में भी अब यहाँ तो सर्कल फिक्स ही कर दिया, तो यहाँ पर आप क्या यूज करोगे, साइन ए रूल लगा। ओवर साइन ऑफ A ए upon C. इज इक्वल टू बी ओवर साइन ऑफ बी इज इक्वल टू सी ओवर साइन ऑफ सी, बट उसके साथ एक एडिशन में इक्वल Is टू equal to 2. 2r। तो यहाँ से आपको ए को क्या लिखोगे, ए इज इक्वल टू 2r साइन है। 2r साइन ऑफ ए करेंगे, और बी को आप 2r साइन बी करेंगे, सी को 2r साइन सी करेंगे, और इसके बाद क्या इंटरप्रिटेशन होगा, कोई एक को कैरी आउट, कोई यहाँ से आप क्या लिखेंगे, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे एक रिस्पेक्ट में। तो तो डी डी ए डी इज इक्वल टू डी ए इज इक्वल टू क्या आएगा, 2r कॉस ए से डी कैपिटल है। डी कैपिटल ए आएगा। ऐसे डी बी जो है वो 2r कॉस बी इंटू डी कैपिटल बी आएगा, एंड डी स्मॉल सी जो होगा वो आ जाएगा 2r कोसाइन ऑफ सी इंटू डी कैपिटल सी हो जाएगा। और कॉस इसके बाद डिवाइड बाय आपने, जानकर ऐड करते हैं। हाँ, तो अब यहाँ से आप डी ए अपॉन कोसाइन ऑफ ए प्लस डी ऑफ बी अपॉन कोसाइन ऑफ बी प्लस डी ऑफ सी अपॉन कोसाइन ऑफ सी को जब आप सम करोगे तो बेसिकली 2r तो कॉमन ही आएगा, उसके साथ आएगा डी ए प्लस डी बी D प्लस of डी सी। ये लीनियर प्रॉपर्टी से आ जाएगा डी ऑफ व्हाट, ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी विच इज नथिंग बट पाई, कांस्टेंट। तो तो जीरो। ये आ जाएगा 2r डी ऑफ पाई हो गया, और डी ऑफ पाई ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, 0। तो ठीक है जी, तो थोड़ा सा लीनियर अप्रोक्सीमेशन से ले करके, और अप्रोक्सीमेशन क्या है, टेंजेंट नॉर्मल के पहले का जो पार्ट था वो यही सब है। तो इस पर ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करते हैं हम लोग, टेंजेंट नॉर्मल पर मूव करते हैं। टेंजेंट नॉर्मल करते हैं, स्टार्ट स्टार्ट कर दें, आज ही स्टार्ट कर देना टेंजेंट नॉर्मल अभी। यस सर। गुड। तो कुछ पॉइंट्स टेंजेंट नॉर्मल के रिगार्डिंग जो है मैं कैरी करना चाहता हूँ। तो कॉन्सेप्ट में फिर मैंने बोला कि ये जितना भी अभी तक एप्लीकेशन डेरिवेटिव वन का कॉन्सेप्ट, उसमें कॉन्सेप्ट कम है और काम ज्यादा करना है आपको। टेंजेंट एंड नॉर्मल में सबसे पहले टेंजेंट क्या है और नॉर्मल क्या है वो आपको पता है वैसे, बट मैं जानना चाह रहा हूँ। टेंजेंट टू अ कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स है,
तो आप क्या समझते हो जब वेन एवर आई एम टॉकिंग ऑफ टेंजेंट टू अ कर्व, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? क्योंकि बहुत सारे जो मिस कॉन्सेप्शंस भी हैं इसको लेकर के, तो वो पॉइंट भी हम डिस्कस करेंगे। हम बात कर रहे हैं यू आर गिवन अ कर्व, और उस कर्व पर एक पॉइंट है P, और उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, सपोज करो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x0 y0। तो टेंजेंट टू दिस कर्व एट दिस पॉइंट मतलब व्हाट? जब मैं बोलता हूं टेंजेंट टू कर्व एट दिस पॉइंट P, मतलब व्हाट इन योर ओपिनियन? line A passing through line the which touches the curve at a single point, that is P, and does not cross through it. देखा ना, गलत बात बोल गई है। line passing through P with the same slope at that point. तो ये जो बातें आप बोलते हो ना, जैसे जैसे कि वेनिका ने बोला कि लाइन दैट टचेस द कर्व एट P एंड डज नॉट क्रॉस इट, अब ये डज नॉट क्रॉस इट बोल करके आप गलत बोल गए। तो अब ये सब पॉइंट अभी हम लोग डिफाइन करेंगे। पहली बात तो ये है कि टेंजेंट टू अ कर्व एट y इक्वल टू एफ एक्स, कर्व y इक्वल टू एफ एक्स एट सर्टेन पॉइंट P इज अ लाइन, बस बेसिक टर्म में इज अ स्ट्रेट लाइन दैट टचेस द कर्व एट P। लेमैन्स लैंग्वेज में ये टचेस y इक्वल टू एफ एक्स एट P। अब ये टचेस जो है अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। कैसे इंश्योर करेंगे कि कोई लाइन कर्व को टच कर रही है? कर्व लाइन को सॉल्व कर सकते हैं, फिर उसमें रूट्स देख सकते हैं। मत करो भाई, tan x और x को सॉल्व, कोई लाइन को सॉल्व करने लगोगे ना तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं, सॉल्व नहीं करना है आपको। टच करने का मतलब क्या है ये समझो। टच करने का बेसिक सा सेंस क्या है? दैट इज इट मीट्स द कर्व एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट पे y की वैल्यू भी और उसकी डेरिवेटिव की वैल्यू भी। हाँ, इट मीट्स द कर्व एट P एंड हैज सेम रेट ऑफ चेंज, मतलब स्लोप दैट ऑफ द कर्व। मतलब लाइन का रेट ऑफ चेंज क्या होता है? स्लोप। तो तो जो उस लाइन का स्लोप है वो लाइन का रेट ऑफ चेंज है, जो जो फॉर्चुनेटली कांस्टेंट है। बट वो जो कर्व का रेट ऑफ चेंज है उस पॉइंट पर, वो भी उस लाइन के रेट ऑफ चेंज से मर्ज हो जाना चाहिए, मैच कर जाना चाहिए। तो यही सिर्फ कंडीशन, इसके अलावा बाकी जितनी बातें हम बोलते हैं ना उसमें बहुत सारी बातें हम गलत बोलते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं क्या कि इस पॉइंट पर एक ऐसी लाइन ड्रॉ करो जो इस कर्व को टच कर रही है। मतलब है कि हम बोल रहे हैं कि इस पॉइंट पर बहुत सारी लाइंस पॉसिबल हैं इस पॉइंट से गुजरती हुई, ऐसे तमाम लाइंस पॉसिबल हैं। वो सारी लाइंस में से एक लाइन ऐसी है जिसका रेट ऑफ चेंज इस कर्व के रेट ऑफ चेंज से मैच कर रहा है, और बाकी सबका रेट ऑफ चेंज क्या है? अलग है, कर्व के रेट ऑफ चेंज से मैच नहीं कर रहा है। तो इसका इसी बात को मैंने बात करी थी, एक्चुअली डेरिवेटिव का आइडिया यहीं से शुरू हुआ कि यहां से आपने एक नेबरिंग पॉइंट लिया क्यों, और फिर आपने बोला कि क्यू को पी की तरफ अप्रोच कराया। पी क्यू क्या थी? पी क्यू एक कॉर्ड थी, और अगर क्यू अप्रोचेस पी है तो क्या हुआ? देन कॉर्ड पी क्यू, बता दो ये बात हो चुकी है ना, टेंड्स टू बिकम टेंजेंट एट पी। तो टेंजेंट क्या है? इट इज लिमिटिंग केस ऑफ अ कॉर्ड। तो आप यहां लिख दो दैट इज इट इज लिमिटिंग केस ऑफ कॉर्ड, लिमिटिंग केस ऑफ अ कॉर्ड पी क्यू। इसीलिए आपने बोला था कि जो कर्व का रेट ऑफ चेंज है वही
लाइन का रेट ऑफ चेंज हो जाएगा। मान लो ये लाइन टेंजेंट है, तो इसका एंगल अगर थीटा है तो tan थीटा हमारा क्या हो जाएगा, tan ऑफ थीटा हो जाएगा dy बाई dx, जिसको हम स्लोप ऑफ टेंजेंट बोल रहे हैं, हो जाएगा dy बाई dx एट p, किसका, कर्व का। और कर्व का रेट ऑफ चेंज को हम स्ट्रेट लाइन से मेजर करते हैं। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन एक ऐसा ज्योमेट्रिक फिगर है जिसका रेट ऑफ चेंज वेरी नहीं कर रहा है, इसलिए हम लाइन से मेजर करते हैं कर्व का रेट ऑफ चेंज। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालेंगे, जब इतनी बात हमने फिक्स कर दी, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालेंगे, तो इक्वेशन मतलब स्लोप मिल गया, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा, हाँ, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू dy बाई dx एट दैट पॉइंट p, किसका, कर्व का, इंटू x माइनस एक्स नॉट। ये आपका टेंजेंट का इक्वेशन हो गया। अब क्या क्या बातें आपको आपके दिमाग में है जो आपको हटा देनी है। पहला, जो मिसलीडिंग फैक्ट्स है, दैट टेंजेंट मीट्स द कर्व एट सिंगल पॉइंट। ये एक मिसलीडिंग कर्व है कि टेंजेंट कर्व को एक पॉइंट पर मीट करता है। जैसे, क्यों मैं बोल रहा हूं ये गलत है, ये बात आपके दिमाग में है तो उसको हटा दो, क्योंकि आपको ऐसा सिचुएशन में मिल सकता है कि एक टेंजेंट जो है कर्व को एक से ज्यादा पॉइंट पर मीट कर रही हो। लुक एट दिस सिचुएशन। तो ये टेंजेंट एट पी है, ये पी पॉइंट पर टेंजेंट लाइन है, देख रहे हो ना टेंजेंट लाइन को। Yes, sir. बट ये टेंजेंट लाइन कर्व को किसी दूसरे पॉइंट के ऊपर कट भी कर सकती है, पहला पॉइंट। दूसरा, कि जो लाइन कर्व को किसी पॉइंट पर टच कर रही है, कट कर रही है, एक पॉइंट पर मीट कर रही है, तो वो जरूरी नहीं कि वो टेंजेंट हो। मान लो ये पॉइंट पी है, तो पी पॉइंट पर अगर कर्व को मीट करने वाली एक लाइन है जो एक ही बार मीट कर रही है, तो वो लाइन टेंजेंट हो, ये जरूरी नहीं। जैसे ये लाइन कर्व को एक ही जगह मीट कर रही है लेकिन टेंजेंट थोड़ी है, क्योंकि इसका रेट ऑफ चेंज कर्व के रेट ऑफ चेंज के साथ में मैच नहीं कर रहा है। कर्व का पॉइंट इधर जा रहा है और लाइन का पॉइंट इधर जा रहा है। मतलब एक्चुअली कर्व होता क्या, कर्व एक पॉइंट का फ्लो है, पाथ है, लोकस है। और स्ट्रेट लाइन भी एक पॉइंट का लोकस है। टेंजेंसी का मतलब होता है कि स्ट्रेट पाथ और वो वाला पाथ, दोनों पाथ उस पॉइंट पर अगर है, तो अगर स्ट्रेट लाइन पर एक पार्टिकल रखो, कॉमन पॉइंट पर एक पार्टिकल रखो, उसको बोलो कि तू स्ट्रेट लाइन में मूव कर, और उसको बोलो कि तू कर्व के अलावा मूव कर, और दोनों मूवमेंट अगर एक ही डायरेक्शन में हो जाए तो बोलते हैं ये टेंजेंसी है। अगर ये दोनों मूवमेंट अलग अलग डायरेक्शन में है तो इसका मतलब है वो टेंजेंसी नहीं है, इंटरसेक्शन है। ठीक है, तो आई थिंक ये वाली बात, ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए, याद रहेंगे आपको। Yes, sir. Yes, sir. और कोई एक और मिसनॉमर होता है, एक और मिस कॉन्सेप्शन है दिमाग में लोगों के, कि टेंजेंट कर्व को क्रॉस नहीं कर सकती उस पॉइंट पर। तो एक ये वाला पॉइंट भी कहीं लिख दो, टेंजेंट कैन नॉट क्रॉस द कर्व एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कि टेंजेंट जिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पर टेंजेंट कर्व को क्रॉस नहीं कर सकती। वेनिका ने यही बात बोली थी, ये भी गलत है। इधर देखो, मैं एक सिचुएशन ड्रॉ कर रहा हूं, ये मेरी टेंजेंट लाइन है और हमारा जो कर्व है वो मैं कुछ इस तरह से ले रहा हूं कि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर कर्व हमारा ऐसा है, और इसके बाद ये कर्व ऐसा होगा। तो यहां पर ये लाइन टेंजेंट भी है, बट ये कर्व को
क्रॉस भी कर रही है। क्रॉस भी कर दिया। हाँ जी, तो टेंजेंट लाइन कर्व को क्रॉस भी कर सकती है। फॉर इंस्टेंस y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वन एट 0, 1 हैज y equal to one line as tangent, as its tangent, और वो लाइन क्रॉस भी कर रही है। ये लाइन, ये टेंजेंट लाइन है और ये कर्व को क्रॉस कर रही है। आपको अच्छी तरह से पता है कि क्रॉस कर रही है, क्योंकि y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वन का ग्राफ ऐसा होगा, ऐसा। नॉट ओनली दिस, वन y इज इक्वल टू tan x प्लस वन एट x इक्वल टू 0, 1। कैसा होगा इसका टेंजेंट लाइन बोलो? tan x प्लस वन ग्राफ कर्व है, कौन से पॉइंट से? 0, 1 से पास कर रहा है। 0, 1 पर इसकी टेंजेंट लाइन ऐसे होगी। और tan x प्लस वन का ग्राफ कैसा होगा? इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? सीकेंस स्क्वायर x 0 पर 1, तो 1 स्लोप की लाइन है यहाँ पर। और इसका ग्राफ कैसा होगा बोलो? तो ये यहाँ से इधर जाएंगे तो ये टेंजेंट tan x प्लस वन का ग्राफ इधर ऐसा होगा, और इसके बाद ये ग्राफ ऐसे होगा। तो ये लाइन भी इसको क्रॉस कर रही है, तो टेंजेंट लाइन कर्व को क्रॉस कर सकती है। तो तीनों तीनों मिसनॉमर दिमाग से हटा दो, सिर्फ इतनी बात रखो कि एक ऐसी लाइन जिसका कर्व के साथ कॉमन पॉइंट हो, और उस कॉमन पॉइंट पर कर्व का रेट ऑफ चेंज उस लाइन के रेट ऑफ चेंज से अगर मैच कर दिया, मतलब लाइन का स्लोप कर्व का रेट ऑफ चेंज से मैच कर गया, तो वो लाइन टेंजेंशियल है, वो टेंजेंट है उस कर्व की। क्लियर है? यस सर। अब यहीं पर बात आ जाती है नॉर्मल की। नॉर्मल क्या है? तो नॉर्मल भी फटाफट डिफाइन कर दो। नॉर्मल टू कर्व अब पढ़ चुके हैं हम। नॉर्मल एट पॉइंट P x0 y0 टू अ कर्व क्या है? क्या है बताओ? इज अ स्ट्रेट लाइन perpendicular to the tangent at the given. पासिंग थ्रू P which is perpendicular to tangent at P। टेंजेंट एट P, तो वो नॉर्मल है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका इक्वेशन आप लिखना जानते हैं, कैलकुलस की हेल्प से तो बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं कि अगर ये ऐसे एक लाइन है जो टेंजेंट है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर उसी लाइन के परपेंडिकुलर जो लाइन है उसको अपन नॉर्मल बोलेंगे। तो ऑब्वियसली जो कर्व अगर मुझे ड्रॉ करना हो, तो कर्व मैं कुछ इस तरह से यहाँ से ड्रॉ करूँ। ये मान लो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और ये टेंजेंट लाइन ऐसे थी, कर्व हमारा मान लो ऐसा था। ये वाई को एफ एक्स हमारा कर्व है। तो अगर ये टेंजेंट है, तो ये दूसरी वाली लाइन जो अपन ने ड्रॉ की, ये क्या है? ये नॉर्मल है, प्रोवाइडेड दोनों के बीच एंगल क्या है? 90 डिग्री। तो ये एंगल 90 डिग्री, और ये पॉइंट पी है x0 y0। तो भाई नॉर्मल का स्लोप क्या होगा? तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया तुम्हारा नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी। तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस dx/dy एट पी। ये स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया। एंड देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आप खुद लिख दो, व्हाट विल बी द इक्वेशन? तो पॉइंट वही है, तो y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ dx/dy इंटू x माइनस एक्स नॉट। ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब जब भी आप कोई लाइन की बात करेंगे किसी भी कर्व के रेस्पेक्ट में, तो इन जनरल मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करते समय बताया था कि उस लाइन का एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, ये सब आपको निकाल लेना चाहिए। तो जैसे आपसे बोला जाए, ये तो नॉर्मल का इक्वेशन हमने लिखा ना, यहीं पर मैं टेंजेंट का भी इक्वेशन लिख देता हूँ। टेंजेंट की इक्वेशन क्या था? वाई माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू dy/dx एट पॉइंट P इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। ये टेंजेंट का इक्वेशन था। तो अब दोनों लाइंस की बात कर रहे हैं हम लोग। अब जरा मुझे कुछ बातें मैं पूछ रहा हूँ, फटाफट बता दो। क्या बताना है आपको? पहला पॉइंट तो आपको ये बताना है कि टेंजेंट का एक्स इंटरसेप्ट क्या है?
और टेंजेंट का वाई इंटरसेप्ट क्या है। और यही सेम बात नॉर्मल के लिए भी बताएंगे। नॉर्मल के लिए आपका व्हाट इज एक्स इंटरसेप्ट ऑफ नॉर्मल एंड व्हाट इज वाई इंटरसेप्ट ऑफ नॉर्मल। एक्स इंटरसेप्ट के लिए अपन क्या करते हैं, मतलब है जब हम टेंजेंट का एक्स इंटरसेप्ट बोल रहे हैं तो हम ये बात बोल रहे हैं, ये एक्स इंटरसेप्ट टेंजेंट का। और वाई इंटरसेप्ट मतलब हम लोग ये वाली बात बोल रहे हैं, ये वाई इंटरसेप्ट है। इसी तरह से नॉर्मल के लिए, तो नॉर्मल के लिए एक्स इंटरसेप्ट ये है, यहां से लेके यहां तक। मान लो इसको एन पॉइंट बोल रहे हैं, इसको टी पॉइंट बोल रहे हैं, ये तो पी था ही। और यहाँ पर ऐसे करें, ऐसे नॉर्मल का ये है जी पॉइंट। चलो तो बोलो एक्स इंटरसेप्ट नॉर्मल का क्या है, ओ एन। वाई इंटरसेप्ट नॉर्मल का क्या है, ओ जी। एक्स इंटरसेप्ट टेंजेंट का क्या है, ओ टी, ओ ओरिजिन है। और नॉन वाई इंटरसेप्ट क्या है, ओ टी डैश। बताओ ये वैल्यूज क्या आएंगी, एक्स नॉट वाई नॉट और डेरिवेटिव के टर्म्स में ये चारों बातें आपको प्रेडिक्ट करनी है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। तो ओ अगर टी नॉट, आ जाएगा एक्स नॉट माइनस डी एक्स बाई डी वाई बाई नॉट। हाँ तो एन पॉइंट के लिए अगर बात करें, पॉइंट कैपिटल एन के लिए बात कर रहे हैं, मतलब ओ एन के लिए बात कर रहे हैं, तो अपने नॉर्मल की इक्वेशन में एक्स कोऑर्डिनेट क्या तो रखना y है, इज इक्वल टू 0। हाँ वाई जीरो करके एक्स निकाल लेना है। वाई जीरो जैसे ही पुट किया यहाँ पर तो क्या आया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, वाई नॉट डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स नॉट आया कि नहीं है। यस सर। सर तो आ गया एक्स नॉट प्लस वाई नॉट टाइम्स क्या, एम। एम क्या ले रहा हूं मैं यहाँ पर, एम इज डी वाई बाई डी एक्स। एम को मैं डी वाई बाई डी एक्स एट पी को मैं एम लिख रहा हूँ, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अच्छा जी, तो ये लिख दिया मैंने, एक्स नॉट प्लस एम वाई नॉट, ये आ गया हमारा एक्स नॉट प्लस एम टाइम्स वाई नॉट। ऐसे ही वाई इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट जीरो पुट कर दो इसी इक्वेशन में, एक्स को जीरो पुट करो, तो एक्स नॉट टाइम्स डी एक्स बाई डी वाई, तो एक्स नॉट अपॉन एम हो जाएगा प्लस वाई नॉट। वाई नॉट प्लस एक्स नॉट अपॉन एम, बोलो हाँ या ना। अरे बोल दो यार। यस सर। तो एक्स इंटरसेप्ट नॉर्मल का, वाई इंटरसेप्ट नॉर्मल का बता दिया। यही बात टेंजेंट की बात करो, टेंजेंट के इक्वेशन को लो और इसमें अब इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख रहे हो, तो एक्स कोऑर्डिनेट आपको चाहिए, वाई कोऑर्डिनेट जीरो पुट करोगे, तो वाई को जीरो पुट करो टेंजेंट में, वाई को जीरो, ये चीज को जीरो पुट करो, तो क्या आ जाएगा, इसको इधर लाओगे तो माइनस वाई नॉट डी एक्स बाई डी वाई प्लस एक्स नॉट, तो क्या आ जाएगा, बोलो, एक्स नॉट माइनस माइनस वाई नॉट बाय वाई नॉट बाई एम आ जाएगा, वाई नॉट अपॉन एम आ जाएगा। और y इंटरसेप्ट लिखना है तो ये x इंटरसेप्ट लिख दिया मैंने, एक्स नॉट माइनस वाई नॉट अपॉन एम। और y इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा, वाई नॉट प्लस एम And एक्स x को जीरो कर दिया तो y नॉट प्लस माइनस वाई नॉट, माइनस एम एक्स। हाँ y नॉट माइनस एम एक्स नॉट आ जाएगा, प्लस नहीं माइनस। अब इस पूरे ऑब्जर्वेशन में जहां जहां अपन m यूज कर रहे हैं वो एक्चुअली डी वाई बाई डी एक्स है, उस पॉइंट पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का रेट ऑफ चेंज को हम m एज्यूम कर रहे हैं। सिंपल है, आई डोंट थिंक इस पूरे डिस्कशन में कोई दिक्कत है। No, sir. तो एक लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आंसर करेंगे, फिर आज की क्लास को यहीं पर समराइज कर देंगे। आपका क्वेश्चन है, राइट ऑन द क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू कर्व y इज इक्वल टू e raised to the power माइनस 2/3 mod x at point
with abscissa x equal to 3 and also calculate the area of triangle that tangent and normal make with x axis as well as y axis। ये क्वेश्चन, ये बात आपको क्लियर दिख रही है कि ये जो फंक्शन है ये ई रेस टू द पावर मॉड एक्स विद नेगेटिव माइनस मॉड एक्स का फंक्शन है, जिसपे थोड़ा सा स्ट्रेचिंग किया गया है, क्योंकि एक्स की जगह 2/3x है। इतनी बात तो आप आराम से फिगर आउट कर रहे हैं। तो ई रेस्ट पर नेगेटिव मॉड एक्स का ग्राफ आपको पता है ना? यस ऐसा सर। उसी को थोड़ा स्ट्रेच करके ग्राफ इसका बनेगा, इसमें तो कोई आपको मेजर डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसके किस पॉइंट पर आपसे बोला जा रहा है, कौन से पॉइंट पर आपको टेंजेंट चाहिए, तो एक ऐसा पॉइंट जिसका एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सिसा क्या है, 3 है। तो एक्स पॉजिटिव के लिए बात हो रही है, एक्स अगर 3 है मतलब पॉजिटिव है, तो मॉड एक्स का अपना कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव साइड में हमारा कर्व जो है वो y इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर -2/3x हो जाएगा, है कि नहीं? मॉड एक्स की जगह Yes, sir. अपन x ले सकते हैं सिंपल। आप y प्राइम निकाल लो फटाफट जल्दी से। y प्राइम dy/dx क्या आया, तो -2/3 इंटू ई टू द पावर -2x/3, यही आएगा आई थिंक। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आएगी, इसकी वैल्यू y प्राइम एट x इक्वल टू 3 करेंगे आप, तो क्या आ गया बताओ? x को 3 पुट करो तो x/3 1 हो गया, तो आ गया -2/3 ई स्क्वायर आ गया। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, 3e² 2। 3e²/2 हो गया। पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, जैसे मान लो ये पॉइंट अगर बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कि एक्स टेंजेंट का स्लोप नेगेटिव है, ये दिख भी रहा है, देखो यहाँ से ऐसे टेंजेंट लाइन ऐसे कुछ होगी ऐसे, और जो नॉर्मल लाइन होगी नॉर्मल, उसका उसका नेचर कुछ ऐसा होगा, ये इसी पॉइंट से ऐसे लाइन होगी, वो नॉर्मल होगी ऐसे, वो पॉजिटिव स्लोप की लाइन है, वहां से दिख भी रहा है स्लोप पॉजिटिव आपको मिल रहा है। आगे का कैलकुलेशन फटाफट कंप्लीट कर लो, अब इसके बाद कुछ बड़ी बात नहीं। तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट बोलो, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, 3, 1/e²। यस। तो ये जो पॉइंट आ गया, कोऑर्डिनेट आ गया और स्लोप आ गया, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख दिया। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आएगा, तो आएगा y-1/e² इज इक्वल टू, स्लोप है तुम्हारा -2/3e² इंटू x-3। अगर आप 3 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा 3e² टाइम्स y-3 इज इक्वल टू -2x + 6। तो एक्चुअली ये इक्वेशन टेंजेंट का 2x + 3 टाइम्स e² इंटू y इज इक्वल टू 9 है। ये टेंजेंट का इक्वेशन है फाइनली। अब इस टेंजेंट के इक्वेशन से अगर कोई बोले कि इसका x इंटरसेप्ट क्या है, आप कैलकुलेट कर सकते हो, इसका y इंटरसेप्ट क्या है कैलकुलेट कर सकते हो, नॉट अ बिग डील। x इंटरसेप्ट देखते ही बता सकते हो क्या आएगा, 9/2 है। और y इंटरसेप्ट भी देख के बता सकते हो क्या है, बोलो, 3/e² है।
तो ये है तुम्हारा 9/2, 0, और ये है तुम्हारा 0, 3 डिवाइडेड बाई E²। मतलब है O आ गया, A आ गया, B आ गया। इसी तरह से नॉर्मल का इक्वेशन आपने लिख दिया। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल? राइट इट डाउन। नॉर्मल का इक्वेशन क्या है? y-1/E² इज इक्वल टू, स्लोप है 2E², 3E² बाई 2 था बेटा, 3E²/2 टाइम्स x-3। और इसमें भी अगर 2E² से मल्टीप्लाई करो तो 2E²y-2 इज इक्वल टू 3E²E4 है ना, x-9E4, 9E², ऐसा कुछ आएगा। इसको भी सिंप्लीफाई करके इसका भी आप y इंटरसेप्ट निकाल सकते हो, इसका x इंटरसेप्ट निकाल सकते हो। और फिर कौन सा एरिया, कौन सा पूछा जा रहा था? कौन सी एरिया आपको कैलकुलेट करनी है? एक तो कोऑर्डिनेट एक्सेस और टेंजेंट के बीच ये वाली एरिया, एक ये वाला एरिया कैलकुलेट करनी है, और एक दूसरी एरिया जो आपको कैलकुलेट करनी है वो कैलकुलेट करनी है टेंजेंट और नॉर्मल और वाई एक्सेस के साथ। तो मतलब ये वाली एरिया भी कैलकुलेट करने के लिए बोला गया। ये दोनों ट्रायंगल की एरिया आप निकाल लेंगे। कोऑर्डिनेट वाली तो नहीं करनी, एक्स वाली अलग हो भाई। हाँ, एक तो ए पी और जो नीचे पॉइंट है उसका एरिया वो होगा। बोला नहीं गया इस क्वेश्चन में, वो भी पूछ सकते हैं। नहीं, इसमें एरिया विद एक्स एक्सिस है। एरिया दैट टेंजेंट एंड नॉर्मल मेक विद एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस, मतलब है टेंजेंट और नॉर्मल और एक्स एक्सिस के बीच की एरिया। तो ये वाली हो गई है, ये वाली। अच्छा 1 सेकेंड, नहीं 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 नहीं, ये वाली टेंजेंट, ये नॉर्मल हो गया, टेंजेंट हो गया एक्स एक्सिस, मतलब ये वाली एरिया करनी है, ये वाली। यस सर। एक ये वाली कैलकुलेट करनी है, और दूसरी वाली ये वाली करनी है कैलकुलेट। मेक द करेक्शन प्लीज। ये वाली, ये दो ट्रायंगल्स की एरिया निकाल लेनी है। तो आज का डिस्कशन को यहीं पे क्लोज कर रहे हैं हम। अब हम लोग जो है केवल प्रॉब्लम्स करनी है इस पे, टेंजेंट और नॉर्मल पे, और प्रॉब्लम के थ्रू ही जो बीच बीच में कुछ कुछ पॉइंट्स आते जाएंगे वो आपको सीखने हैं। ठीक है, सो लेट्स क्लोज द डिस्कशन। तो एक चीज कंफर्म बोलिए 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 बोलिए। था, मतलब आप एक बार वेरीफाई कर दो सही है या नहीं है। स्लाइड नंबर 9 पे। स्लाइड नंबर 9। 9 कहाँ है भाई? स्लाइड नंबर 9 कहाँ है? मतलब 10 पे जो बैक वाला पेज जहाँ पे आपने नॉर्मल एक्सप्लेन किया था। अच्छा, नॉर्मल जहां पर एक्सप्लेन किया था इसकी बात करो ना आप? हाँ बोलो। तो सर जैसे आपने अभी टेंजेंट को डिफाइन करके कहा कि नॉर्मल इज समथिंग कि विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। हम्म सो मतलब सर मैंने नॉर्मल को मतलब इस तरह डिफाइन किया है कि अगर हम एक जो पॉइंट पी पे रेडियस ऑफ कर्वेचर है उतने रेडियस का एक सर्कल को क्यों डिफाइन करें। नहीं और नहीं, जो पहले तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे तुमने डिफाइन कर दिया ये बता दो। मतलब कैसे मतलब। अरे भाई, जब तुम कोई चीज को डिफाइन कर रहे हो तो उसमें जो जो टर्म या जिस टर्मिनोलॉजी या जो बात का जो क्वांटिटी का यूज करोगे उसको तो डिफाइन करोगे ना। कर्वेचर को आप डिफाइन कैसे कर रहे हो ये मुझे बता दो। तो टेक्निकली मैं वहां पे एक सर्कल ड्रॉ करना चाहता हूँ। बिल्कुल आप स्वतंत्र हो, बिल्कुल ड्रॉ कर सकते हो, ड्रॉ और, करो। और उस सर्कल को मतलब एक स्पेसिफिक रेडियस देने के लिए मैंने रेडियस ऑफ कर्वेचर टर्म यूज किया है। उसका कर्व से क्या रिश्ता है ये बताओ। सर मैं ऐसे सर्कल तो, सर्कल तो मैं कहीं भी ड्रॉ कर सकता हूँ है ना। तो मैं कोई रैंडम ऐसा सर्कल ले लिया, ऐसे ड्रॉ कर दिया, हाँ तो तो इस कर्व के कॉन्टेक्स्ट में उसको डिफाइन करो, वो क्या बोल रहे हो। मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो कर्व है और जो सर्कल है वो पॉइंट पी पे ओनली वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। और जो सर्कल का सेंटर है और जो वो पॉइंट पी है अगर हम उन दोनों को ज्वाइन कर दें तो
दैट्स हाउ वी कैन डिफाइन द नॉर्मल। और जो सर्कल एक मिनट रुक जाओ भाई, बहुत कंफ्यूजन में चले जाओगे अगर इस पर आर्ग्यूमेंट होने लगे। देखो ध्यान से, देखो मेरी बात को। ऐसा एक कर्व है मेरा, और तुमने बोला कि इस पर एक पॉइंट है, और इस पॉइंट पर एक सर्कल है, ठीक है, जो कर्व को मीट कर रहा है एक पॉइंट पर। तो मैं बोलूंगा कि वो सर्कल हमारा ऐसा हो सकता है। नहीं, मैं वो सर्कल ऐसे डिफाइन कर रहा हूँ कि वो एक ही पॉइंट पे कर्व के साथ इंटरसेक्ट करेगा। अरे तो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करने वाला सर्कल यही हो गया, मान लो ना, मान लो कर्व तुम्हारा यही खत्म हो जा रहा है, मान लो कर्व यही खत्म हो जा रहा है ऐसे। नहीं नहीं, ऐसे नहीं कर सकता। वो बेसिकली सर्कल को कर्व पे टेंजेंट करना चाह रहा है बिना टेंजेंट अब हाँ, बिना टेंजेंट यूज किए हो तुम सर्कल को कर्व पे टेंजेंट करना चाह रहे हो। इनके यही तो साथ मैं बोल रहा हूँ, यही तो मैं बोल रहा हूँ, विदाउट टेंजेंसी का रेफरेंस दिए तुम ये बात बोल ही नहीं सकते ना। मैं बता रहा हूँ क्या डेफिनेशन है कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर की। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज अ रेडियस ऑफ अ सर्कल दैट टचेस द कर्व एट दैट पॉइंट, बट एक ही पॉइंट पर एक सर्कल को टच करने वाले, एक कर्व को टच करने वाले बहुत सारे सर्कल हो सकते हैं, एक नहीं बहुत सारे, मैं बता रहा हूं। इसलिए वो सब चीजों के, ये कहीं आधा अधूरा तुमने पढ़ लिया जिसके चक्कर में तुम कंफ्यूज हो रहे हो बेटा। देखो ध्यान से, ये मान लो लाइन है, ठीक है जी। इस लाइन को टच करता हुआ इन्फिनाइट नंबर ऑफ, एक एक कर्व है, मान लो इसको टच करता हुआ इस पॉइंट पर एक कर्व है। तो किसी कर्व को, अगर वो कर्व फंक्शन है तो उसको टच करती हुई लाइन एक ही हो सकती है, यूनिक लाइन होगी जो उसको टच कर रही होगी। ये बात तो हम लोग इतने डिस्कशन से सीख गए, ठीक है। अब बात कर रहे हैं कि इस किसी लाइन को टच करता हुआ किसी पॉइंट पर कितना सर्कल हो सकता है। इसी पॉइंट पर इस स्ट्रेट लाइन को टच करा हुआ फैमिली ऑफ सर्कल पढ़ा है ना आपने, फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग अ लाइन एट सर्टेन पॉइंट, इनफिनाइट सर्कल हो सकते हैं साहब। और तो कितनी रेडियस हो सकती है जरा बताओ मुझे। काफी सारे। हाँ, उनके सेंटर भी कितने हो सकते हैं, इनफिनाइट पोजीशन ऑफ सेंटर भी हो सकती है। और वो जो आप इनफाइनाइट सेंटर्स कह रहे हो, मतलब वो कोलिनियर नहीं होंगे इस केस में। हाँ वो बात है कि वो कोलिनियर होंगे, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये सब बातें आपकी प्रूफ करनी पड़ेगी। आप बिना बिना टेंजेंसी की बात किए हुए ये सब जो बात कर रहे हो वो मीनिंगलेस है। ओके। तो टेंजेंसी वर्ड आएगा, टेंजेंसी आएगा तो टेंजेंट पहले आएगी, कर्वेचर बाद में आएगी। इसीलिए तो भाई कर्वेचर बाद में पढ़ेंगे ना, पहले हम टेंजेंट पढ़ रहे हैं, नॉर्मल पढ़ रहे हैं, फिर कर्वेचर की बात आएगी, फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात आएगी। ठीक है सर। ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट विल ऑल फॉलो, बट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल ओनली। एनीवे ठीक है, जो दिमाग में आया उसको बोल देना चाहिए। दैट्स ग्रेट। चलो, तो आगे कंटिन्यू करेंगे इसी के आगे से। तब तक आप क्वेश्चंस कैरी ऑन करो, बिकॉज आपको जो एक असाइनमेंट मिली है उसके अंदर में एमओडी के बाद में टेंजेंट नॉर्मल स्टार्ट हो जा रहा है, तो यू कैन कैरी ऑन द क्वेश्चंस फ्रॉम देयर। ठीक है, फिर भी आपको जो है शीट भी शेयर करवा दूंगा मैं। ओके सर। थैंक यू ठीक, सर। ठीक है, ओके। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम बच्चे, वेलकम।